आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए होम साइंस का एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिस दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं करती तो आप लोग मेरे चैनल से जो भी और होम साइंस के वीडियो हैं उनको ज़रूर से देखिए। सारे वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने जो जो भी वीडियो बनाया है वो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही बनाया है। वो सारे वीडियो में भी जो प्रश्न हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं। सारे वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो सारा देखिए और जो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं अनसब्सक्राइब वाले हमारे वीडियो को देखते हैं और उन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे मोटिवेशन के लिए, हमें भी अच्छा लगेगा और वीडियो हम इसी तरह बनाते रहेंगे। तो आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि डेटा विश्लेषण में चरणों का सही क्रम बताएं। हम जो डेटा बनाते हैं उनका विश्लेषण हम कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें दे रहा है कि पहले डेटा प्रविष्टि करेंगे, सांख्यिकी उपचार होगा, कोडिंग होगा या फिर समीकरण करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये स्टैटिक का है क्वेश्चन। तो जब हम डेटा विश्लेषण करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा प्रविष्टि करते हैं, यानी ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी कोडिंग करेंगे, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कोडिंग करने के बाद हम उनका क्या करेंगे, सारणीकरण करेंगे, यानी टेबुलेशन बनाएंगे। ठीक। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका सांख्यिकी उपचार करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4th। ये हमारा 4 हो जाएगा। सांख्यिकी उपचार का मतलब कि हमें क्या करना है, उसका मीन मीडियन मोड आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे जो भी आप सांख्यिकी में आपको कौन सा उसमें एग्जामिनेशन करना है, किस चीज़ का एग्ज़ाम करना है, वो आप उसमें कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मेथड जो सांख्यिकी स्टैटिक के अंतर्गत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 1342 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि परिधान की सतह पर लगाया जाने वाला जेब है कंगारू जेब, बेल्ट जेब, योग जेब या फिर बाउंड जेब। तो ध्यान दीजिएगा, जो परिधान की सतह पर होता है, मान लीजिए कोई कपड़ा हो और उसके ऊपर इस तरह करके जो जेब लगा रहता है, तो ऐसे जेब को हम क्या कहेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जेब कहलाएगा कंगारू पॉकेट। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी भवन के चारों ओर उपलब्ध कराए जाने वाले स्थान मानकों को कहा जाता है, सेट बैंक, वेंटिलेशन, लेड स्पेस, लैंड स्पेस या फिर ओपन स्पेस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई भवन है और उसके चारों ओर हम इस फ्री स्पेस स्थान उपलब्ध कराएं, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो हमारा कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओपन स्पेस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट 2। यानी यहाँ पे ऊपर नीचे दिया हुआ है, ये लिस्ट फर्स्ट में CD रोम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, माइम पपेटरी। अब इसका ये लिस्ट 2 में क्या दे रहा है कि इंटर एक्टिविटी मल्टीमीडिया है, फोकस मीडिया है, कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया है और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग मीडिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आइए सबसे पहला देखते हैं। तो जो हमारा CD रोम होता है, इसका मैच किससे होगा, तो ध्यान दीजिए, जो CD रोम होता है, यह एक CD रोम किस में पाया जाता है, आपको ध्यान ही होगा कि ये कंप्यूटर में होता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, हाँ, तो CD रोम का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया है। नेक्स्ट हमारा B क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, B। अब B का क्या हो जाएगा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या हो जाएगा, ये देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस ये मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है, तो इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया हो जाएगा। ये B का 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब C क्या कह रहा है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये किसके अंतर्गत आएगा, जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होगा, तो ये क्या आता है, ये 4, इसका 4 सही हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग मीडिया है जो सैटेलाइट के थ्रू, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो सर्विस है ये प्रोवाइड करवाती है।
अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है माइम पपेट्री, ये किससे संबंधित है? तो जो डी का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा फोक मीडिया जो, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा कि ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 कहाँ दे रहा है? ए का 3 बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी, और सी का 4 और डी का 2। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ये वन क्वेश्चन बना के भी इसको दे सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और लाइक जरूर से करिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी मैच करने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग आइटम इन लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में दे रहा है स्लाइड, रेडियो, चार्ट और वीडियो, और लिस्ट 2 में कह रहा है कि गैर प्रक्षेपित दृश्य ऐड है, प्रक्षेपित दृश्य और श्रव्य दृश्य ऐड है, श्रव्य ऐड है और प्रक्षेपित दृश्य ऐड है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है स्लाइड, स्लाइड क्या होता है? तो स्लाइड जो होता है वो प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड होता है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए बी का देखते हैं। रेडियो क्या होता है? तो रेडियो हम सुनते हैं, तो सुनने यानी कि श्रव्य, तो ये श्रव्य ऐड हो जाएगा, यानी बी का 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चार्ट क्या होता है? चार्ट बस दिखता है, उसको हम वापस फिर चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार किसी चार्ट पे हम कुछ बना दिए और उसको एक जगह पेस्ट कर देंगे, कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज, कुछ भी आप लिखे हो, तो ये चार्ट क्या होता है? सी का क्या हो जाएगा? 1। ये गैर प्रक्षेपित दृश्य ऐड है, यानी नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड है, ठीक है। और फिर डी वीडियो क्या होते हैं? तो जो वीडियो होते हैं ये सेकंड हो जाते हैं प्रक्षेपित श्रव्य और दृश्य ऐड, यानी कि प्रोजेक्टेड विजुअल और प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं। जो वीडियो होते हैं उसमें दृश्य क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, और उसमें वॉइस भी होती है, हर समय उसकी जो बोलने वाला वक्ता होता है उसकी बातें बदलती रहती हैं, और जो पिक्चर है वो भी बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा हो गया 1 सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भोजन में पाए जाने वाला एमल्सिफाइंग एजेंट है, एमल्सिफाइंग एजेंट है, किसका एजेंट है? ग्लूटेन का, ट्रिप्सिन का, लेसिथीन का, या फिर कैफीन का। तो जो भोजन में पाया जाने वाला एमल्सिफाइंग होता है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेसिथीन का एजेंट है। जो लेसिथीन है यह एक वसा है, ध्यान दीजिएगा। जो लेसिथीन है ये क्या है? तो यह एक वसा है जो किस किस में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सोयाबीन और अंडे की जर्दी में होता है, और यह कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है। मतलब इसका फ़ायदा क्या है हमें? तो ये कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है, और साथ ही साथ यह तंत्रिका तंत्र की रक्षा करता है। तो इसको नोट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो अभी इससे रिलेटेड बताया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि BARS एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है भोजन के गुणवत्ता की जांच के लिए, लेआउट योजना डिजाइन करने के लिए, प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए, या फीड बैंक संचार के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो BARS होता है इसका यूज़ जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रदर्शन मूल्यांकन में किया जाता है। जो किसी ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका प्रदर्शन, उनसे रिलेटेड एनालिसिस में ये काम आता है। और जो BARS है यह कर्मचारियों का मूल्यांकन करता है, जो कि किस क्षेत्र स्टेज क्या होगा? 5, 7 और 9 स्तर पर मूल्यांकन करता है। ये इसका स्केल है 5, 7, 9, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मूल्य निर्धारण की पद्धति में शामिल है खाद्य लागत में लाभ जोड़ने का प्रयास, वास्तविक श्रम लागत पर विचार करना, श्रम गहन के लिए की जाने वाली तकनीकी, या व्यक्तिगत वस्तु की कीमत में लाभ जोड़ना। तो ध्यान दीजिएगा, मूल्य निर्धारण की पद्धति में शामिल क्या होता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वास्तविक श्रम लागत पर
विचार करना। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई चीज़ मशीन से बनती है और कोई चीज़ व्यक्ति अपने हाथों से मेहनत करके बनाता है, तो दोनों की जो प्राइस है उसमें अंतर होता है कि नहीं। मशीन से बनने वाली चीज़ें सस्ती होती हैं, और वही अगर आप अपने हाथों से बनाते हो तो उसकी प्राइस क्या होगी, वास्तविक श्रम लागत पर विचार करने के आधार पर वो क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। जैसे कि अगर प्रिंट जो हो रहा है, कलरिंग किसी साड़ी पे मशीन से किया जा रहा है तो वो सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति महीनों में कोई साड़ी पे कलरिंग प्रिंटिंग करके बनाएगा तो वो साड़ी की कीमत क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक श्रम लागत पर विचार करके उसकी प्राइस को डिसाइड किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बालक की किस अवस्था को मनोवैज्ञानिक अवस्था कहते हैं? तो यहाँ पे शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो जो बालक की, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जो किशोरावस्था की अवस्था होती है उसे मनोवैज्ञानिक अवस्था कहते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में मानसिक, शारीरिक, भाषात्मक परिवर्तन होता है। बच्चे में बहुत सा ये चारों हम चेंज देखते हैं, और फिर वो क्या होता है कि जिस कारण इस अवस्था को हम मनोवैज्ञानिक अवस्था कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। स्टैनले हॉल, रॉस, अरस्तु या हरलॉक। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है स्टैनले हॉल के अनुसार जो किशोरावस्था होती है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इस एज में जो बच्चों में है भावनात्मक परिवर्तन तो आता ही है, साथ ही साथ उनके शरीर में भी अनेक चेंज होते हैं, जिसकी वजह से इसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है, क्योंकि इससे वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रौढ़ शिक्षा होगी उससे वो क्या कर पाएंगे, उनको क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा लाभ तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही है, कि वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। मान लीजिए वो कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें वो पुराने स्किल, पुराने नियम के आधार पे उस अपने काम को कर रहे हैं, और वर्तमान समय में हर चीज़ में टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो अगर वो उस चीज़ से रिलेटेड शिक्षा लेते हैं तो उसमें क्या होगा, शिक्षा लेने की वजह से वो उस काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, और उसमें क्या हो जाएगा, उनके उस काम में और आधा ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा, और वो ज़्यादा समृद्ध बन सकेंगे। तो यहाँ पे जैसे किसानों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है, आपने वो देखा होगा हर चीज़ में जो भी है, कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वृद्धावस्था जो है यह बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर खुद से भी चेक किया कीजिए कि आपको कितने कितने प्रश्न आ रहे थे, और हमें कमेंट करके भी बताया करिए कि आपने इस टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्न सही किए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? पूर्व बचपन, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बचपन या उत्तर किशोरावस्था। तो ध्यान दीजिए, जो विकास की कौन सी अवस्था गैंग एज कहलाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर बचपन। जो उत्तर बचपन की अवस्था होती है वो गैंग एज कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है वो इन्फेंसी, फिर 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, और पूर्व बचपन है। फिर यहाँ पे 6 से जो 12 वर्ष की जो अवस्था होती है ये लेट चाइल्डहुड होता है, यानी उत्तर बचपन। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वो कभी कभी ये अवस्था भी पूछ लेता है कि अर्ली चाइल्डहुड एज क्या है, लेट चाइल्डहुड एज क्या है, तो इसको भी इन्फेंसी, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि सीखना पर निर्भर करता है किस पर? परिपक्वता पे, भाषा पे, सामाजिक विकास पर या फिर क्रिया पे।
तो जो बच्चों में सीखने की जो क्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिपक्वता पे। आपने ध्यान दिया होगा कि हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग होती है। कुछ बच्चे कुछ ही समय में हर चीज़ सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सीखने की परिपक्वता है वो बहुत ज़्यादा है। और कुछ बच्चे कितनों ही टाइम ले लें, उनको वो मैक्सिमम चीज़ें बहुत देर से समझ में आती हैं, तो यानी उनकी जो सीखने की परिपक्वता है वो अच्छी नहीं है। परिपक्वता के कारण ही बच्चा स्वयं से सीखना शुरू कर देता है। वो नई नई चीज़ों को देखता है, उसको समझना, उसके बारे में सोचता है, समझता है और सीखने लगता है। ठीक है, किसके कारण? परिपक्वता के कारण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। शिशु, तो कौन सा कार्य जो शिशु है पहले स्वैच्छिक गतिविधि करता है? घुटने के बल चलना, पलटना, रेंगना या बिना सहारे के बैठना। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक शिशु जो है कौन कार्य पहले करता है तो गतिविधि, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, रेंगना। रेंगना सर्वप्रथम बच्चे द्वारा जो रेंगना है वह पहली गति है जिसमें उसका पूरा शरीर सम्मिलित होता है। ध्यान दीजिए, जो बच्चे होते हैं छोटे, पहले अपने माता पिता के गोद में ही थोड़े बड़े होते हैं। जैसे जैसे उनके हाथ पैर में थोड़ी मूवमेंट जान आती है, तो वो सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं जिसमें उनका पूरी बॉडी का यूज़ होता है? तो रेंगने। उसमें उनके हाथ पैर पेट, ठीक, पूरे शरीर के भागों का यूज़ करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर रेंगने के बाद बच्चा घुटने के बल चलना सीखता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है एंथ्रोपोमेट्रिक मानवमितीय, क्लिनिकल विधि, जैव रासायनिक विधि या आहारी सर्वेक्षण। तो इसमें कहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, जो एंथ्रोपोमेट्रिक मानवमितीय टेक्निक है। इसके द्वारा हम जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि, उसकी लंबाई, वजन से संबंधित ये होता है, और इसे बच्चों के हाथों की गोलाई, सिर की गोलाई, वजन, लंबाई को इस मेथड के द्वारा चेक किया जाता है कि बच्चों में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना बदलाव हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जबड़े, दांत और होठों की आकृति के कारण होता है विकृति। जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण होता है कैटरिंग, बढ़ाना, स्टैमरिंग, हकलाना, या फिर क्लटरिंग, अव्यवस्थित वाणी दोष, या फिर लिप्सिंग। जो बच्चे का जबड़ा होगा, दांत होगा और होठ, ये अगर विकृत होंगे तो इसके कारण बच्चा क्या करेगा? इनमें से कौन सी गतिविधि करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वो क्लटरिंग, अव्यवस्थित वाणी दोष होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? हकलाता है। वो पूरे शब्दों को ठीक से बोल नहीं पाता है। वो मतलब बोलने में शब्दों को कुछ अक्षरों को खा जाएगा। इंग्लिश लेटर को आप समझ सकते हैं, लेटर्स को खा जाता है। ये इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा जब बोलता है तो उसका बोलते वक्त शब्द का एक आधा जो शब्द है गैप कर देता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर उसे सफल बोलना है तो वो सल बोलेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उससे साथ जो हमेशा रहता है वो समझ जाएगा कि वो सफल बोलना चाह रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि शारीरिक परिणाम में बढ़ोतरी का मतलब है वृद्धि, विकास, मानवमितीय, या फिर ए तथा बी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें शारीरिक परिणाम में बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वृद्धि। और क्योंकि वृद्धि का सीधा संबंध शारीरिक परिणाम से होता है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी, इतनी है फिर इतनी होगी, तो थोड़ा थोड़ा बच्चा हमेशा क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। एक सर्टेन ग्रोथ हर व्यक्ति की होती है ये, और ये हमारे जेनेटिक इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो ये किस पे? शारीरिक परिणाम में बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है? वृद्धि। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि समय से पहले पैदा हुए बच्चे के लिए
डैश बहुत उपयोगी है, क्रैडल पकड़, कंगारू मदर देखभाल, फुटबॉल पकड़ या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो समय से पहले हुए बच्चे रहते हैं उनके लिए जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कंगारू मदर देखभाल। यह बहुत उपयोगी होता है क्योंकि कंगारू मदर केयर द्वारा माँ की त्वचा से बच्चे के शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद मिलता है। उसके शरीर के मदर और बच्चे जो होते हैं बॉडी टच में रहते हैं, तो माँ के तापमान से, शरीर के तापमान से जो बच्चे का शरीर का तापमान है वो सामान्य बना रहता है। और साथ ही साथ संक्रमण से बचाव होता है। बच्चे को क्या होता है, विभिन्न संक्रमणों से माँ आप सुरक्षित रख लेती है, ठीक है। और स्तनपान कराने में भी इससे क्या होता है, सुविधा होती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि फैशन चक्र की कितने स्तर हैं, 2, 5, 6 या 7? तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी। आपको क्या करना है, आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे कि फैशन चक्र के कितने स्तर होते हैं, और सभी स्तर का नाम भी आपको हमें बताना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेशन देता है और हम और ज़्यादा एक्टिव होकर वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।